Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shahla Akram, Senior Subject Specialist of Biology at DPS and Inter College Sahiwal. I welcome you all in DPS online classes. Dear student, हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में से है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल, जिसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेल की। सेल इज डिफाइंड एज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड बाय सेल। Therefore, cells are called basic structural and functional unit of all living organisms. There are many differences in the cells of the plants and animals, but the basic difference is that plants and animal cells can be distinguished on the basis of cell wall. Then on the basis of presence and absence of nucleus, cells जो हैं उनको further two types में divide किया जाता है. These are prokaryotes and eukaryotes. Now what are prokaryotes? Prokaryotes are, in prokaryotic cell, the nuclear material is directly submerged in the cytoplasm and is not separated by its membrane. Prokaryotic cell में nuclear material जो है वो उनके cytoplasm में submerged होता है और उनको separate करने के लिए nuclear membrane वहाँ पे मौजूद नहीं होती। ऐसे organisms जिनमें prokaryotic cells पाए जाते हैं उनको prokaryotes कहा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया की एग्जाम्पल जो है वो आती है। Next are eukaryotes. The cells of the plants and animals have distinct nucleus. ऐसे cells plants और animals में जिनमें एक distinct proper nucleus पाया जाता है। Proper nucleus means chromatin material is bounded by nuclear membrane, जिसकी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। Such cells are called eukaryotic cells and the organisms having these cells are called eukaryotes. In this diagram you can see the difference between prokaryote and eukaryote. Here in prokaryotic cell you can see कि क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर मौजूद है और साइटोप्लाज्म का वो रीजन जहां पे क्रोमोसोम पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है और इनके पास कोई और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और उसके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा जो है वो भी मौजूद होते हैं। Now cellular organelles. Most of the parts of the eukaryotic cells have definite structure, shape and function. These are called cellular organelles. सेल के वो हिस्से जिनके पास एक मखसूस स्ट्रक्चर है, उनकी एक स्पेसिफिक शेप है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो सेल के अंदर परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, उनको सेलुलर ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। सेलुलर ऑर्गेनेलीज में हमारे पास एग्जाम्पल है गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, as you can see in the diagram. Now how to study a cell? Cell can be studied by the light microscope and electron microscope. Modern technology जिसके जरिए से हम इस काबिल हुए हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स जो हैं उनको सेपरेट कर सकें ताकि उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस जो हैं उनको इन डिटेल जो है वो स्टडी किया जा सके। इस प्रोसेस को सेल फ्रैक्शनेशन जो है उसका नाम दिया जाता है। सेल फ्रैक्शनेशन इज डिफाइंड एज ड्यूरिंग सेल फ्रैक्शनेशन the tissues are homogenized or disrupted with special instruments and various parts of the cells are separated by density gradient. Now what is homogenize? Homogenize means
having its particles uniformly small and evenly distributed, कि अगर हम particles को uniformly जो है वो small pieces में divide करते हैं या evenly उसको distribute किया जाता है तो ऐसा mixture जो है वो homogenized mixture जो है वो कहलाता है. इस तरह से डेंसिटी जो है वो मैस है सब्सटेंस का पर यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम. सो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द वेट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको सेल फ्रैक्शनेशन के जरिए से सेपरेट कर लिया जाता है. दिस प्रोसेस इज डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं. नाउ द प्रोसेस कि किस तरह से हम ये काम जो है वो परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले प्योरिफिकेशन ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स जो है दैट वाज टेक्स प्लेस, जो उसके जरिए से टिश्यूज जो हैं सेल्स में से हासिल किए जाते हैं और उनसे सेल सस्पेंशंस जो हैं वो तैयार कर ली जाती हैं. देन gentle mechanical procedures जो हैं they are to be used for homogenization. Plasma membrane of the cell can be ruptured so that the cell contents are released. Commonly 4 methods जो हैं उनको इस process के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Number 1, break cells with high frequency sounds. Number 2, using a mild detergent to make holes in the plasma membrane. Number 3, forces cells through a small hole using high pressure. And number 4, shear cells between a close fitting rotator plugger and thick walls of a glass vessel. इसके रिजल्ट में हमारे पास जो मिक्सचर हासिल होता है उसको हम होमोजिनेट जो उसका नाम देते हैं, which contains large and small molecules from cytosol, जिसमें enzymes, राइबोसोम्स, मेटाबोलाइट्स और तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो शामिल होते हैं. इस सारे प्रोसेस में बहुत केयरफुली जो है वो काम किया जाता है ताकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो इंटैक्ट रहें और उनके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की चेंज या डिस्ट्रप्शन जो है वो कॉज ना हो. सेपरेशन जो है उसको स्पिनिंग प्रोसेस जो है उसके जरिए से किया जाता है. Various cellular parts are separated out in different layers depending upon their size and weight. कि मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो अपने साइज और वेट के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जब उनको मीडियम स्पीड के अंदर मूव किया जाता है तो सेपरेट हो जाते हैं. Different speeds are being used for this purpose. Now what is ultracentrifugation? Some cellular components requires very high speed for separation and this is achieved through ultracentrifugation. कि कुछ cellular components जो उनको separate होने के लिए बहुत ज़्यादा high speed जो है उसकी ज़रूरत होती है और ये process ultracentrifugation कहलाता है. जैसे नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि original suspension जो उसमें से low speed के ऊपर हमने पहले particles जो उनको precipitate किया. Then medium speed is used for those particles जो कि low speed पे separate नहीं हो सके और उसके बाद फिर high speed जो उसको use किया जा रहा है for the smallest particles जिनको medium speed पे भी separate नहीं किया जा सका. तो इस तरह से different speeds के ऊपर different cellular organelles को according to their weight and density separate कर लिया जाता है और इस process को हम ultracentrifugation जो उसका नाम देते हैं. Components of cell. A cell consists of following basic components. Number 1 is plasma membrane. An outermost layer in animal cells. Plasma membrane animal cells की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जबकि प्लांट सेल्स में चूंकि सेल वॉल जो है वो सबसे बाहर मौजूद है इस वजह से उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर मौजूद होगी. साइटोप्लाज्म. It is a semi-fluid, transparent fluid which contain all the cellular organelles. वो जगह जहाँ पे सेल में तमाम cellular organelles जो है वो पाए जाते हैं उसको साइटोप्लाज्म जो है उसका नाम दिया जाता है. Then nucleus with nuclear or chromatin material. वो region जहाँ पे न्यूक्लियर और क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है. You can see all these structures in this diagram. Plasma membrane, then cytoplasm which contain all the cellular organelles and nucleus.
अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो तमाम सेल्स जो हैं, तमाम लिविंग सेल्स जो हैं उनके अंदर पाई जाती है। आइदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल्स। जैसे हमारी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो स्किन की हमारी बॉडी जो है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, बिल्कुल इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ऑफ द सेल्स जो हैं उनको सेपरेट करती है फ्रॉम इट्स एक्सटीरियर एनवायरमेंट। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एनिमल सेल्स में इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। केमिकल कंपोजिशन। Chemically, plasma membrane is composed of lipids, which are 20 to 40%, proteins, which are 60 to 80%, and a small amount of carbohydrates are also present in it. Carbohydrate के molecules प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, और इसी तरह से लिपिड्स जो हैं उनके साथ मिलके ये ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं उनको फॉर्म करने का बाइस बनते हैं। Proteins which are present here are maybe glycoproteins or globular proteins, while the lipids which are present here are called the phospholipids, जिनको आप चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर भी काफी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। You can see the structure of a phospholipid in this diagram. Phospholipid 2 regions जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, that is polar and hydrophilic head and non-polar and hydrophobic tail. This is the tail and that is head. Why lipids are phospholipids? Phospholipids have two regions, polar and hydrophilic head, non-polar and hydrophobic tail. यहाँ पे हमने two terms जो उनको यूज किया। First is hydrophobic. Hydrophobic means water fearing, जो पानी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। Those components which lack affinity for water are called hydrophobic, which repels or repelled by water. Number 2 is hydrophilic. Hydrophilic means water loving. Water loving which have affinity for water, strong affinity for water. अफिनिटी हम कहते हैं उस अट्रैक्शन को कि जिसकी वजह से सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स जो हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोफिलिक से मुराद क्या है कि ये सब्सटेंसेस जो कि वाटर से अट्रैक्ट होते हैं, जो वाटर के साथ केमिकल कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, उनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। तो इस तरह से लिपिड्स जो हैं उनके अंदर दोनों रीजन्स जो हैं वो मौजूद हैं, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों रीजन्स पाए जाएं उनको एम्फीफैटिक जो है वो कहा जाता है। Now, structure of a cell membrane. Many biologists tries to explain the structural organization of a cell membrane, but two models which explain the structure of cell membrane are: number 1, unit membrane model that is proposed by the Davison and Daniel. Number 2 is fluid mosaic model and it is proposed by Singer and Nicholson. First we have unit membrane model. According to this model, cell membrane is composed of lipid bilayer sandwiched between the inner and outer layer of protein. इसके मुताबिक लिपिड्स जो हैं वो बाई लेयर, 2 लेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। जैसा कि आप डायग्राम जो उसके अंदर भी देख सकते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर, और उसके ऊपर और नीचे वाली साइड पे प्रोटीन लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं दे रिवील कि लिपिड्स मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके ऊपर लेयर्स की शक्ल में मौजूद नहीं होते। इस वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरा ये कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके प्रॉपर फंक्शन को एक्सप्लेन करने की सलाहियत नहीं रखता था। सेकेंड एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। According to this model,
Protein layer is not continuous and not confined to the surface of membrane but are embedded in the lipid bilayer in a mosaic manner. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक लेयर की शक्ल में लिपिड बाइलेयर जो उसके ऊपर मौजूद नहीं होते बल्कि वो मोज़ेक मैनर में लिपिड बाइलेयर जो उसके अंदर अरेंज्ड होते हैं. मोज़ेक ऐसी सरफेस को कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ कलर के मटेरियल्स जो हैं उनको डेकोरेशन के लिए डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर, जबकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं उनके अंदर अरेंज्ड हैं और एम्बेडेड हैं. Now the types of proteins which are present in the plasma membrane. There are two types of the proteins which are present in plasma membrane. Number one is integral proteins. These are the proteins that are embedded in the membrane. ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर embedded होते हैं उनको इंटीग्रल प्रोटीन्स कहा जाता है. इंटीग्रल प्रोटीन्स में हमारे पास चैनल प्रोटीन्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो आती हैं. चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, दैट मे बी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर किस्म के सब्सटेंस को पास होने की इजाज़त देते हैं, जबकि सिलेक्टिव चैनल्स जो हैं वो सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं उनको ही पास ऑन होने देते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम आयन चैनल्स की कि वो सिर्फ सोडियम आयंस की इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं. सेकेंड आर पेरिफेरल प्रोटीन्स. Peripheral proteins are found on the inner and outer surface of the lipid bilayer attached to the internal or external surface. Peripheral proteins जो है वो inner और outer surface जो है वो lipid bilayer की वहाँ पे मौजूद होती हैं और ये surface के ऊपर internal या external surface जो है उसके ऊपर attached होती हैं. इसमें भी एग्जाम्पल हमारे पास आती है कि इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स में कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं ताकि न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स जो हैं उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जा सके और वो इजीली ब्लड स्ट्रीम जो है उसका हिस्सा जो है वो बन सके. इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं, ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन. तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है कि जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ लिपिड्स. Phospholipids are found in the plasma membrane in the form of lipid bilayer. The lipid tails of one layer faces the lipid tail of other layer and the tails are hydrophobic. जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टेल्स जो हैं वो वाटर फियरिंग होती हैं और उनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि एक लेयर जो है उसकी टेल दूसरी लेयर की टेल जो है उसको फेस कर रही होती है. Phospholipid head faces outward, one layer exposed to the interior of the cell and other layer exposed to the exterior of the cell. As you can see in this diagram के टेल में हेड्स जो हैं वो बाहर की तरफ को मौजूद हैं जिसमें एक साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और दूसरी साइड पे ल्यूमेन ऑफ द सेल जो है वो मौजूद होता है. इन दोनों साइड्स पे चूंकि वाटर और फ्लूइड जो है वो मौजूद होते हैं इसलिए फॉस्फोलिपिड्स को इस तरीके से अरेंज किया गया कि इनके हाइड्रोफोबिक रीजन्स हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड while the hydrophilic heads जो हैं they are present towards the outer region. You can see it in the diagram as well. Now function of plasma membrane. Number one, plasma membrane is a selectively permeable membrane. Number two, it has ability to transport materials. Transport of material takes place by passive transport, active transport, endocytosis. Then in certain cells, plasma membrane has ability to transmit the nerve impulses as well. First we have selectively permeable membrane. Now what is selectively permeable means? The membranes allow some things in while keeping other substances out.
ऐसी मेम्ब्रेन्स जो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करें कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं और बाकी सब्सटेंसेस जो हैं उनको रोक दें कि वो वहां से पास नहीं हो सकते, ऐसी मेम्ब्रेन्स को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, विच हैव एबिलिटी टू सिलेक्ट द सब्सटेंसेस कि कौन से सब्सटेंसेस जो हैं उनको सेल में एंटर होना चाहिए और कौन से सब्सटेंसेस को सेल से बाहर मौजूद रहना चाहिए। जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस, चार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, दे आर नॉट हैविंग एबिलिटी टू क्रॉस द लिपिड बाइलेयर। इन दिस चार्ट हम देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो मेम्ब्रेन से टेक्स प्लेस होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो सब्सटेंसेस दैट कैन पास द फॉस्फोलिपिड्स इजीली, उसकी 2 कैटेगरीज हैं। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जिनमें फैटी एसिड्स, ग्लिसरोल्स, विटामिन्स ए, डी, ई एंड के जो हैं वो शामिल हैं, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शामिल होते हैं। सिमिलरली प्रोटीन्स में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, पोर प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। पोर प्रोटीन्स जो है दे अलाउ स्मॉल वाटर soluble molecules to pass through it, while the carrier proteins have ability to pass the large water soluble molecules. Now transport of materials. Transport of materials takes place by passive transport, active transport, endocytosis and exocytosis. सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। It is also called normal transport. It is defined as the movement of material from high concentration to lower concentration without the expenditure of energy. Molecules की ऐसी movement जिसमें वो high concentration जहाँ पे उनकी मिकदार ज़्यादा है वहाँ से लो कंसंट्रेशन जहाँ पे उनकी मिकदार कम है उस तरफ मूव करते हैं और इस प्रोसेस में किसी किस्म की एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया जाता। It is further of 3 types. Simple diffusion. Simple diffusion में movement of molecule जो है वो across the membrane takes place होती है without any help, without any aid. Facilitated diffusion and osmosis. अब हम facilitated diffusion को in detail जो है वो देखते हैं। Facilitated diffusion process used for those substances that cannot pass lipid bilayer due to their size, चार्ज और पोलैरिटी। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस के जिनको पास होने में लिपिड बाइलेयर से दुश्वारी का सामना होता है अपने लार्ज साइज की वजह से या पोलैरिटी और चार्जेस की वजह से, उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। Some channel proteins are so specific as it allow only specific substances to cross. कि इसमें channel proteins जो हैं उनमें कुछ ऐसी specific channel proteins हैं कि वो सिर्फ specific substances को allow करती हैं कि वो membrane जो उसको cross कर सकें, जिनमें sodium ion channels जो हैं उनकी examples शामिल हैं, जो कि sodium ions की down the concentration gradient movement जो उसको control करते हैं। In this diagram you can see कि facilitated diffusion जो उसमें certain type of protein channels जो हैं उनकी मदद से materials को inside and outside the cell move किया जाता है, जबकि simple diffusion में कोई ऐसी proteins जो हैं वो involve नहीं होती। इस diagram में हम देख सकते हैं specific channel proteins को कि जिसमें specific substances को वो पास होने की इजाजत देती हैं। Next is osmosis. Osmosis is diffusion of water molecules from a region of high concentration, which is called the dilute solution, to a region of lower concentration, which is also called concentrated solution. ऐसा solution जिसमें water की concentration ज़्यादा हो और solute कम हो वो diluted solution कहलाता है, और वो solution जिसमें water concentration जो है वो कम हो और solute particles जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो वो concentrated solution कहलाता है। So osmosis हमने कहा कि ऐसी special type of water molecules की movement है कि जो high water content से low water content एरियाज जो हैं उनकी तरफ मूव करते हैं।
इसमें भी किसी किस्म की एनर्जी जो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है एंड द प्रोसेस इज डन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. In this, the water move from a high water potential to lower water potential. No energy is being used, therefore it is also a passive transport. The diagram shows the passive transport, which is called osmosis. Now summary of the passive transport. इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट्स जो है उसको उसने दिखाया. नंबर 1 पे हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के जिसमें सिंपल जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है दे आर मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन. नंबर 2 पे नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो है दे आर प्रेजेंट विच अलाउ सर्टेन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट. नंबर 3 स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो है दे आर टू बी शोन हियर कि जिनकी मदद से स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो है उनको अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव किया जाता है. नंबर 4 पे एक्वापोरेंट जो है दे आर प्रेजेंट जो कि वाटर की मूवमेंट जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Sometimes substances are required to move against the concentration gradients or faster than they would be passive transport. In these cases, active processes are used. के बाज़-औक़ात substances जो हैं उनको concentration gradient के against low concentration से high concentration की तरफ move करना होता है या वो passive transport के निस्बत ज़्यादा तेज़ी के साथ अगर उनको पास करना चाहते हैं तो उसके लिए active processes जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है. The movement of substances from lower concentration to high concentration by the expenditure of energy is called active transport. ऐसी movement जिसमें substances low concentration से high concentration की तरफ energy इस्तेमाल करते हुए move करते हैं, इस process को active transport का नाम दिया जाता है. Active transport is also done with the help of carrier proteins. और इन carrier proteins की खासियत क्या है कि ये ATP molecules जो है उनको break करके उसमें से energy जो है उसको हासिल कर पाती हैं and these carrier proteins are called ATPases. In this diagram you can see the movement of molecules from low concentration towards the higher concentration by the use of energy and this process is called active transport while in case of the passive transport हम कहीं पे भी energy जो है उसको इस्तेमाल नहीं करते. Endocytosis. The transport of macromolecules in a cell in a vesicle is called endocytosis. वो movement जिसमें macromolecules को vesicles की शक्ल में सेल के अंदर move किया जाता है, इस process को endocytosis जो उसका नाम दिया जाता है. The process is done by the cells put out extensions around the objects to be engulfed के पहले सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपनी extensions जो है वो उस मटीरियल के गिर्द फॉर्म करती हैं जिसको engulf करना होता है. फिर मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो जाती हैं और उसके नतीजे में वेजिकल फॉर्म होता है एंड द मटीरियल जो है दैट इज एनक्लोज्ड विद इन दैट वेजिकल. अब उसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो आके अटैच हो जाते हैं और उनको डाइजेस्ट करके दैट मटीरियल बिकम द पार्ट ऑफ दैट सेल. Types of endocytosis. There are two types of endocytosis, phagocytosis and pinocytosis. Phagocytosis is intake of large solid substances. अगर solid food जो है उसको intake किया जाता है, solid particles को intake किया जाता है तो उस process को phagocytosis कहा जाएगा. और अगर intake जो है वो fluid materials का है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के dissolved substances जो हैं वो मौजूद होते हैं तो इस process को pinocytosis जो है उसका नाम दिया जाता है. Diagram shows phagocytosis and pinocytosis. Exocytosis. Transport of macromolecules out of the cells in the form of vesicles is called exocytosis.
द ऑब्जेक्ट इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल टू फॉर्म अ वेसिकल, कि इसमें ऑब्जेक्ट मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर मौजूद है और वहां पे मेम्ब्रेन जो है वो उसको एनक्लोज करके वेसिकल की शक्ल देती है। फिर ये वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है, जहां पे मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक ओपनिंग जो है वो फॉर्म होती है, जहां से मटीरियल्स विच वाज प्रेजेंट इन दैट वेसिकल उसको आउटसाइड द सेल रिलीज कर दिया जाता है। इस डायग्राम में हम एंडोसिटोसिस और एक्सोसिटोसिस दोनों जो है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। Transmission of nerve impulses. In neuron cells, the membrane transmit nerve impulses from one part of the body to the other part by ion exchange. कि न्यूरॉन सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्सेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज को कंडक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज होते हैं और इस तरह से वो मैसेज और न्यूरोट्रांसमीटर विच वर प्रेजेंट इन वन न्यूरॉन सेल आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन सेल। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो नर्व सेल्स में नर्व इम्पल्सेस जो हैं उनको कंडक्ट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित होती हैं। यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल। Cell wall is an additional layer of protection on the top of the cell membrane which is much tough and sound than plasma membrane. It is called cell wall. एक additional layer जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, जो बहुत ज़्यादा टफ है और साउंड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। नाउ लोकेशन, it is outermost boundary in case of plant cells and is not found in animal cells. Secretion, cell wall is secreted by the protoplasm. Now what is protoplasm? It is living part of the cell that consists of cytoplasm and nucleus. cytoplasm और nucleus को collectively protoplasm जो उसका नाम दिया जाता है। Thickness of the cell wall varies according to the function that cell is going to perform. जैसे xylem tissues जो हैं उनके अंदर हमने पढ़ा, they have ability to conduct water. तो water जो है उसको conduct करने के लिए जब वो अपना काम जो है वो करते हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा pressure जो उसका सामना होता है, इसलिए उनमें हमने देखा कि walls जो हैं वो काफ़ी thick और hard होती हैं। इस डायग्राम में एनिमल और प्लांट सेल्स जो हैं उनको आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल्स जो हैं उनके गिर्द सेल वॉल मौजूद हैं, जबकि एनिमल सेल्स जो हैं दे आर विदाउट सेल वॉल। नाउ कंपोजिशन, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। नंबर 1 प्राइमरी वॉल, नंबर 2 मिडल लैमेला, नंबर 3 सेकेंडरी वॉल। दिस डायग्राम शोज प्राइमरी, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमिना। ए डायग्राम जो है उसके अंदर हम पहले मिडल लैमिना देखते हैं, देन प्राइमरी वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी डायग्राम में मिडल लैमिना, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मिडल लैमिना। मिडल लैमेला एक सीमेंट और ग्लू के तौर पे काम करता है फॉर द प्लांट सेल्स। इट कंटेन्स पैक्टिन। सेल डिवीजन के दौरान मिडल लैमेला सबसे पहले जो है वो प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स जो हैं उनके दरमियान फॉर्म होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है और उन दोनों नेबरिंग सेल्स के दरमियान में मिडल लैमेला जो है वो हमें नजर आ रहा है। Now primary wall location, it is found between the middle lamella and plasma membrane. Middle lamella और plasma membrane के दरमियान primary wall जो है वो मौजूद होती है। ये बहुत ही ज़्यादा thin और flexible है। Composition में it is composed of carbohydrates like cellulose, pectin,
hemicelluloses, and it also contains structural proteins and little amount of minerals in it as well, जिसमें silicon की example है. Here you can see the structure of primary wall, middle lamella और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान प्राइमरी वॉल जो है वो मौजूद है, जिसमें हेमीसेलुलोसिस, पेक्टिन, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स और सॉल्युबल प्रोटीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट. Now what is cellulose? Cellulose is a complex carbohydrate consists of thousands of glucose monomers that forms long chains which form cellulose microfibrils, and these are several nanometers in diameter. सेलुलोज ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके मिलने से लॉन्ग फाइब्रल चेन्स जो हैं उनकी शक्ल में पाए जाते हैं. इन लॉन्ग फाइबर्स को सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स जो है उनका नाम दिया जाता है और इनका डायमीटर सेवरल नैनोमीटर्स तक होता है. They arrange in a criss-cross arrangement, और इस criss-cross arrangement की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा strength और flexibility जो है वो पाई जाती है. इसी strength की वजह से they acts as a framework, और उसके नतीजे में cells जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो turgor pressure जो है उसको बर्दाश्त कर सकें. रिसर्चर्स जो है उनकी एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑलमोस्ट 2000 जीन्स जो हैं दे आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज इन द सेल वॉल. ग्लूकोज मोनोमर्स जो है उनको अटैच करना, उनको फाइब्रिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, उनको क्रिस क्रॉस मैनर जो है उसके अंदर अरेंज करना ताकि वो एक प्रॉपर वॉल जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर सकें. उसके लिए रिसर्चर्स ने कहा कि तकरीबन 2000 जीन्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं जो इस काम जो है इस एक्टिविटी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है. इस डायग्राम में हम डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं सेलुलोज फाइबर्स का, कि प्लांट लीफ जो है उसमें से सेल वॉल जो है उसको हमने देखा, फिर सेल वॉल को हाईलाइट करके उसने दिखाया. सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स जो है दे आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस मैनर. फिर एक माइक्रोफाइब्रल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स. Now secondary wall, it is much thick and rigid as compared to that of the primary wall. It exists between the primary wall and plasma membrane. Primary wall और plasma membrane के दरमियान में secondary wall मौजूद होती है. Composition, it is composed of inorganic salts, silica, waxes, keratin and lignin. In this diagram we can see the primary wall and secondary wall. Secondary wall में you can see different type of the molecule. यहाँ पे cellulose synthase complexes जो हैं वो मौजूद हैं जो cellulose fibers form करती हैं. Cellulose microfibrils हैं, hemicelluloses हैं, lignin के molecules हैं, pectin molecules and proteins जो हैं they are present, and all of these are involved in the formation of primary and secondary cell wall. Cell wall not only found in the plant cells but it is also found in fungi and prokaryotes. Prokaryotic cells में सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल मौजूद नहीं होती, बल्कि उनके पास एक खास किस्म के मटेरियल से बनी हुई सेल वॉल जो है वो पाई जाती है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन कहा जाता है. इस तरह से फंजाई जो है दे आल्सो कंटेनिंग सेल वॉल, लेकिन इनमें भी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलके नहीं बनती बल्कि स्पेसिफिक मटेरियल जो है दैट इज फाउंड व्हिच इज कॉल्ड काइटिन. दैट मटेरियल इज आल्सो फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. You can see them in the diagram. Now, function of a cell wall. Structural components like cellulose fibers, lignin, pectin maintains the shape of the cell. कि तमाम structural components जिसमें खास तौर पे cellulose fibers जो हैं वो included हैं, ये cell wall जो है उसको बहुत ज़्यादा harden करते हैं. फर्दर लिग्निन और पेक्टिन का एडिशन जो है उसको मजीद जो है वो हार्ड और रिजिड जो है वो बनाता है, और उसकी वजह से वो सेल जो है उसको मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं ताकि सेल्स जो हैं वो अपनी शेप जो है उसको मेंटेन रख सकें.
इट डिटरमाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल्स, कि ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसको भी कंट्रोल करती हैं. ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल, या बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होने को ये रोकती हैं. It protects the protoplasm from invasions by viral, bacterial और fungal pathogens. कि प्रोटोप्लाज्म में किसी भी किस्म की इन्वेजन्स जिनमें वायरल, बैक्टीरियल और फंगल पैथोजेंस जो हैं उनकी इन्वेजन्स जो हैं इंक्लूडेड है, कि जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेस जो हैं उनको कॉज करने की वजह बन सकते हैं, उनको रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. It also protects the cell from the attack of insects because it is a very hard layer. इसलिए ये इंसेक्ट के अटैक जो है उसको भी काफी हद तक रोकने का बाइस बनती है. Number 4, the rigid structure thus help the plants in withstanding the gravitational force. के इस rigid structure की present की वजह से ही plants जो हैं वो gravitational force जो हैं उसके साथ withstand करते हैं. It is involved in the transport of materials and metabolites. Different type of materials जो कि outside the cell membrane की तरफ जाते हैं, वो cell wall में से पास होके जाते हैं. लेकिन cell wall जो है वो किसी किस्म की बैरियर या रुकावट के तौर पे वहां पे मौजूद नहीं होती. It allow all the substances to pass through it. और उसके बाद फिर हमारी selective membrane जो है वो plasma membrane जो है वो मौजूद है, जो कि further select करती है कि कौन से substances जो हैं वो plant cells में एंटर होंगे और कौन से जो है वो प्लांट से बाहर जो है वो मौजूद रहेंगे. The cell can withstand the turgor pressure which develop within the cell due to high osmotic pressure. कि टर्गर प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत भी सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल्स जो हैं उनके अंदर मौजूद होती है. अगर सेल वॉल जो है वहां पे मौजूद ना हो तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर की वजह से सेल रस्ट हो सकते हैं और उसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो विल्ट हो सकता है, डेड हो सकता है. तो इस चीज से बचाने के लिए भी सेल वॉल जो है वो बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करती है. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. इसके साथ ही इजाजत दीजिए. बहुत शुक्रिया.